अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। आज हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह इनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन जो इनकी प्रॉपर्टी है वो होमोलोगस सीरीज़ से हम डिडक्ट करेंगे कि जो इसके फर्स्ट मेंबर ग्रुप हैं, मीथेन है जो इसका फर्स्ट मेंबर है जिसमें एक कार्बन मौजूद है, इथेन में 2 कार्बन मौजूद हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन मौजूद हैं। इस तरह जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होती जाती हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखें डिकेन में 10 कार्बन मौजूद हैं। तो जैसे जैसे नीचे कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं। उसी तरह कार्बन की जो चेन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, उसी तरह उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है इसी तरह उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ रही है, उसी तरह वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपको एक इस बात का पता होना चाहिए कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क क्या है। अब गैस में आप देखें कोई भी गैसियस सब्सटेंस जो होता है तो वो ज़्यादा जगह घेरता है, मतलब गैसियस कोई भी हो सब्सटेंस उसका वेट जो है वो कम होता है। बजाय इसके कोई भी सॉलिड चीज़ आप देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इर्द-गिर्द कोई भी सॉलिड चीज़ पड़ी हो, कोई बेड, कोई टेबल, कोई गिलास, जग जो पड़े होते हैं तो वो एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। उनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उनके अंदर डेंस वो सब्सटेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह अगर हम वाटर और हनी को प्रिपेयर करें, एक साइड गिलास, एक तरफ पानी का गिलास पड़ा हुआ है और एक तरफ शहद पड़ा हुआ है, तो आप इन दोनों को गिरा दें तो पानी जो है वो जल्दी बह जाएगा और शहद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बहेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो उन आपस में ऐसे जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, तो वो उनके जो बहने की सलाहियत होती है वो वाटर से कम होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बहता है उसकी विस्कोसिटी की वजह से। तो इस वजह से जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में फर्स्ट मेंबर है मीथेन, ये गैस है। तो पहले जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है, कार्बन 5 से आगे जो है वो कार्बन 10 तक ये तमाम जो मेंबर हैं ये लिक्विड हैं, और कार्बन नंबर 10 से आगे जो तमाम जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज़ से वो सॉलिड बन जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन की तादाद बढ़ रही है, साथ साथ हाइड्रोजन की तादाद बढ़ रही है और इनकी चेन इंक्रीज़ होती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा डेंस होते जा रहे हैं और वो सॉलिड में पहले पहले हमारे पास मीथेन गैस है, फिर आगे जो है वो कार्बन 5 से कार्बन 10 तक लिक्विड है, कार्बन 10 से आगे तमाम मेंबर जो हैं वो सॉलिड हैं। तो इन तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और तमाम हाइड्रोकार्बन चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, ये तमाम नॉन पोलर हैं क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। ये हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। ये आप सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल को माइंड में रखें। तो इसी वजह से ये जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है। नेक्स्ट, तो ये हम मॉलिक्यूलर वेट को डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगा, एरो से आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे उनके। तो आप देखें कि कोई भी ऐसा डेंस सब्सटेंस आप उसको हीट करें तो वो बहुत ही आहिस्ता से उसकी हीट लेगा और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होगा, फिर वो जो है वो वेपोराइज़ होगा। तो उसकी जो डेंस होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा हीट लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जाते हैं और वो मोर विस्कस हो जाता है, लेस फ्लेमेबल हो जाती हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम इंक्रीज़ हो रहे हैं
वो जो कंपाउंड बन जाता है बहुत ही कम्पैक्ट बन जाता है, उसकी जो बर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो इनफ्लेमेबल हो जाता है, उसकी जो बर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन के डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अल्केन्स को पैराफिन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव हैं सबसे। फिर हमारे पास अल्कीन है, फिर अल्काइन है। अल्काइन अल्कीन और अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अल्कीन जो है वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो अल्केन है ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, आप ये बात माइंड में रखें कि जो एक बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अल्कीन में होते हैं 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है अल्केन से। इसी तरह अल्काइन में आप देख लें, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी इजीली अवेलेबल हैं, तो वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो और ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो सबसे मेन जो रिएक्शंस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, तो अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसके 2 मेन रिएक्शंस हैं, हैलोजिनेशन एंड कंबस्टन, ठीक है। हैलोजिनेशन जो रिएक्शन होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ आप जहाँ भी पढ़ें वहाँ पे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, एक एटम की दूसरे एटम के साथ रिप्लेसमेंट हो रही है। अब यहाँ पे हैलोजिनेशन है, इट मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से। हैलोजन कोई भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस रिएक्शन की एक शर्त ये है कि यहाँ पे डिफ्यूज्ड सनलाइट हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में कि हम उनको सनलाइट में नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम उनको सनलाइट में वो परफॉर्म करेंगे तो वो सनलाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इस तरह हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो अगर हम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो सनलाइट हो वो बहुत कम हो, डिफ्यूज़्ड हो, थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही हो, लेकिन हम बिल्कुल पूरी सनलाइट में हम वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सूरज की रोशनी के बिल्कुल नीचे नहीं करते, कहीं रूम में डिफ्यूज़्ड सनलाइट में उसको परफॉर्म करते हैं। अब जब हम ब्राइट सनलाइट में परफॉर्म करते हैं रिएक्शन, मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे कार्बन बन जाती है, कार्बन प्लस और HCl। तो यहाँ पे जो कार्बन जो बन जाती है ये हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, और ये जो मीथेन होती है वो डिकम्पोज हो जाती है और ऐसे बर्न हो जाती है, तो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो जब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट यूज़ करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो हाइड्रोजन है मीथेन का वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से और हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलती है। अब यहाँ पे देखें, मीथेन है CH4, वो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है डिफ्यूज्ड सनलाइट में, तो इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और वो HCl बना देता है और वो क्लोरोमीथेन बन जाता है। और ये मज़ीद क्लोरोमीथेन दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, डाईक्लोरोमीथेन बन जाएगा, और ये डाईक्लोरोमीथेन मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसका एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म बना देगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। फिर ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एट द एंड हमें प्रोडक्ट मिलेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है जो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में हमें मिली है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है अल्केन का, हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है हैलोजन से। नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन की भी एक अहम इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होना चाहिए। यहाँ जब कोई भी कंबस्टन हो रही हो मीथेन की तो वहाँ पे हवा की मौजूदगी होनी चाहिए, एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए, लिमिटेड सप्लाई ना हो, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो एयर,
तो फिर जब हम इसको CH4 का रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, वाटर मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो जो एनर्जी होती है हमें रिलीज़ होती है, तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो ऐसे रिएक्शन होती हैं जिनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन, आपने माइंड में रखना है। तो हमेशा कंबस्टन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये जो मीथेन का रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ ये होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। अगर हमारे पास हवा की गैर मौजूदगी हो या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, बहुत कम सप्लाई हो ऑक्सीजन का, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो सफोकेशन काज करता है और डेथ भी हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर हो जो मीथेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर, और जो ये हमारे पास मीथेन गैस है। इसी तरह हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में, और डोमेस्टिक हीटर एंड कुकिंग में मीथेन गैस यूज़ की जाती है। इस तरह एक्ज़ोथर्मिक ये रिएक्शन है और अल्केन इस तरह यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल। अब ये मीथेन गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो एज अ फ्यूल के तौर पे, और हमें एनर्जी भी देती है, हीटर्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के। और इसके अलावा अल्केन यूज़ होती हैं एथेनॉल बनाने में। एथेनॉल और मेथनॉल बहुत ही अहम सॉल्वेंट हैं जो लेबॉरेटरीज़ में यूज़ किए जाते हैं। कार्बन ब्लैक जो होता है ये पॉलिशेस में यूज़ होता है। प्रिंटर जो डिफरेंट प्रिंटर जो होती हैं उनके अंदर जो हम स्याही डालते हैं, इंक जो होती है ब्लैक, उसमें कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। और इसके अलावा रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हम यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए, एज ए एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे, या फिर ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए अल्केन जो है वो यूज़